हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो बेंडिंग ऑफ लाइट at boundary of two mediums is called refraction. Is called refraction. जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो क्या होता है कि वो बेंड होती है। जैसे ऐसे जा रही थी इधर से, वैसे न जाकर के वो ऐसे बेंड हो। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। इस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन रे का नाम हो जाता है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसका नाम है नॉर्मल। जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है आई, और इस आई का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो जब इधर से रे आती है तो बाउंड्री पर बेंड होती है। अब वो नॉर्मल की ओर भी बेंड हो सकती है, नॉर्मल से दूर भी बेंड हो सकती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट ये चीज तो कंफर्म है कि वो बेंड होती है। इस बेंडिंग फिनोमिना को ही बोला जाता है क्या? रिफ्रैक्शन। ठीक है। और नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। और इसके दो लॉ है। पहला लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये म्यू है, क्या है? सी बाई वी। इसका मतलब सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और v किसी मीडियम में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है सी बाई वी इक्वल टू म्यू। ठीक है। अब आइए देखते हैं स्नेल्स लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। के दो लॉ होते हैं। पहला है स्नेल्स लॉ,
तो हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें आपको बताया गया था ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है आई, जिसको बोला गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है आर, जिसको बोला गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको लिखते हैं μ1, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और इधर लिखते हैं μ2, जिसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो ऐसे स्नेल्स लॉ होता है कि साइन μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो यहाँ से निकल के आता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। यही आपका क्या है, स्नेल्स लॉ। क्या है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ तो यही है कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ठीक है, दूसरा लॉ ये होता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal lies in the same plane, lies in the same plane। ठीक है, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये आपका दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होता है, एक होता है स्नेल्स लॉ जिसको लिखा जाता है μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, और दूसरा होता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें इसमें लिखते हैं रेरर मीडियम। ये है रेरर मीडियम और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक, जब रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है, नॉर्मल की ओर। लेकिन जब रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। किधर हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर मीडियम रेरर मीडियम है और यहाँ पर डेंसर मीडियम है, इसको हम बोल दिए μ1 और यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं μ2। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इंसिडेंट रे फर्स्ट मीडियम में है, इसीलिए इसको फर्स्ट मीडियम बोला गया है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको बोला गया है सेकेंड मीडियम या डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे μ2 ज़्यादा होगा किससे, μ1 से। लेकिन जब रे यहाँ से जाएगी डेंसर से रेयर तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, इसको बोला जाता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये बेसिक आपका होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ध्यान रखना होता है कि जब रे रेयर से जाए डेंसर तो किधर बेंड होती है, नॉर्मल की। जब रे जाए डेंसर से रेयर तो किधर बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इस रे को बोलते हैं किरण। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजें समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें और। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यहाँ से कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड मान लेते हैं v1, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f1 और वेवलेंथ मान लेते हैं λ1। दूसरे मीडियम में जब जाती है तो स्पीड मान लेते हैं v2, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f2 और वेवलेंथ मान लेते हैं λ2।
तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी का भी चेंज नहीं होती है। तो F1 बराबर F2, बाकी चेंज हो जाता है, स्पीड भी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ भी स्पीड चेंज हो जाएगा और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन रे moves from one medium to another medium, what quantity is same? Frequency. Frequency remains same, ये कभी चेंज नहीं होती है। तो एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अब आइए देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये मीडियम 1 है और इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सपोज 1 एयर है, और ये मीडियम 2 है जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3√3, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, एंगल लिया हमने 30 डिग्री, ठीक है। कितना लिया? 30 डिग्री। ये काम करते हैं, ठीक है, लेते हैं 30 डिग्री, सॉरी चलिए इसको 60 ले लेते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। तो एक चीज है कि यहाँ पर μ2 ज़्यादा है किससे? μ1 से। μ2 ज़्यादा है μ1 से, तो ऐसा देख करके ही पता चल गया कि जिसका μ ज़्यादा होता है वो होता है टेंशन मीडियम, और जिसका μ कम होता है वो होता है रेयर मीडियम। तो जब रे रेयर से डेंसर आती है किधर बेंड होती है? नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, ठीक है। इस फिनोमेना को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको बताया गया है। अब ये एंगल हुआ आर, क्या हुआ? आर। इसी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि μ1 sin I = μ2 sin R, where μ1 is what? 1 sin I कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री = μ2 कितना है? √3 इंटू साइन R। तो साइन R हमें फाइंड आउट करना था। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 = √3 इंटू साइन R। तो यहाँ से देखेंगे तो साइन R = √3/2 इंटू 1/√3 होगा। ये √3 नीचे आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, साइन R बराबर आया 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? जब वो 30 डिग्री हो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका निकल गया 30 डिग्री। कितना निकल गया? 30 डिग्री। तो यही आपसे पूछा गया, ठीक है। उसके बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं कि मिटा दे इसको, ओके। एक और चीज देखते हैं। मान लीजिए कि ये स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर का रेडियस होगा और सेंटर भी होगा। सपोज ये रेडियस का, ये आपका डायमीटर है, ठीक है। यहाँ से एक रे गिरती है, सपोज जहाँ से भी आपको गिराना है गिराओ। यहाँ से एक रे गिरी सपोज 60 डिग्री पर, ठीक है। और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये दिया हुआ है √3, ठीक है। आपसे पूछा गया कि फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। क्या पूछा गया? एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो डायमीटर यहाँ पे न्यू नॉर्मल होगा। तो जब रेयर से डेंसर जाती है तो किधर बेंड करती है? नॉर्मल की ओर।
तो नॉर्मल की वो बेंड कर जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये निकलेगा स्नेल्स लॉ से। इसको लिखेंगे μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। μ1 कितना है 1, क्योंकि एयर है, ये एयर लिया गया है, एयर से कहाँ जा रही है क्लास में। μ1 कितना है 1 sin I, तो sin I मतलब 60 डिग्री इक्वल टू μ2 कितना है √3 और sin R, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू √3 sin R। इस √3 से √3 को काटते हैं तो sin R की वैल्यू आई हाफ, तो R की वैल्यू हो गई कितना 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो यहाँ से आ गया R की वैल्यू हाफ। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेते हैं नॉर्मल से, ये नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना करके ऐसे जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन हुआ डेल्टा कितना 60 - 30 यानी कि I - R। तो डेल्टा 1 जो हमारा निकला वो निकला I - R जो है 60 - 30 इक्वल टू 30 डिग्री की तरफ क्लॉकवाइज आ रही है, ठीक है। तो कितना निकल गया 30 डिग्री। अब ये रे यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर रेयर डेंसर से जा रही है रेयर, तो डेंसर से रेयर जब जाएगी तो हमें एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो नॉर्मल रहा ये, क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन जब हम सर्कल पर ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल से दूर हटेगी कौन रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, ठीक है। तो आइए यहाँ का एंगल ऑफ डेविएशन हम निकालते हैं। ये हो गया होगा डेल्टा 1 निकल गया है। यहाँ जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो μ1 क्या हो जाएगा √3 और μ2 क्या हो जाएगा एयर, क्योंकि μ1 यानी कि फर्स्ट मीडियम उसको माना जाता है जिसमें हो इंसिडेंट रे। इस सरफेस के लिए ये रे इंसिडेंट रे है, जबकि इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये थे। तो जिसमें इंसिडेंट रे होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट मीडियम, और जिसमें रिफ्लेक्टेड रे होती है उसे बोलते हैं सेकंड मीडियम। इस सरफेस की जब हम बात करेंगे तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, बट जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे यहाँ पर कहानी बदल जाएगी। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बाउंड्री ये हो गई, इसके पहले ग्लास है और इसके बाद जो है वो आपका एयर है। तो एक मीडियम ये हो गया, दूसरा मीडियम एयर हो गया, इसके बीच की बाउंड्री है। तो होगा क्या कि ये रिफ्लेक्टेड रे इस सरफेस के लिए हो जाएगी इंसिडेंट रे। क्या हो जाएगी इंसिडेंट रे। और हमने बताया है कि जिस मीडियम में होती है इंसिडेंट रे उससे माना जाता है फर्स्ट मीडियम, और जिसमें होती है रिफ्लेक्टेड रे उसको माना जाता है सेकंड मीडियम। क्या माना जाता है सेकंड मीडियम। तो यहाँ से हम देखेंगे ये 30, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा क्योंकि ये रेडियस है। क्या है रेडियस, तो ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। तो अगर हम लिखे स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। μ1 कितना है इस सरफेस के लिए √3, तो हमने √3 लिखा। sin I कितना है 30 डिग्री इक्वल टू μ2 कितना है एयर है 1 sin R। तो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, यहाँ हो जाएगा √3/2 इक्वल टू sin R, और √3/2 ये होती है sin 60 की वैल्यू, तो R निकला आपका 60 डिग्री, यानी कि नॉर्मल से कितना डिग्री परे जा रही है 60 डिग्री। तो अगर ये रे ऐसे जाती तो कोई डेविएशन नहीं होता। अब इतना वो मुड़ गई, इसको बोला जाएगा डेल्टा 2। तो ये है 30, ये भी है 30,
और ये एंगल हमें निकालना है, तो ये होगा 60 माइनस 30, ये हो जाएगा 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 डिग्री। तो नेट डेविएशन कितना आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 है 30 डिग्री क्लॉकवाइज और डेल्टा 2 भी है 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल डेविएशन आया 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये बेसिक टॉपिक्स तक इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, और दो हमने क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए, और भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम निकालते हैं, देखिए आइए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक है, और इसमें सपोज पानी है या कुछ है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट जिसको हमने ओ, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है जिसकी आंखें यहाँ है, ठीक है, कजरारी आंखें यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है, और वो इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, क्या करना चाहता है, देखना चाहता है। तो कैसे देखेगा, इस ऑब्जेक्ट को जब उसको देखना है तो यहाँ से रे निकल कर सीधे उसके आँख में जानी चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे दो मीडियम्स की बाउंड्रीज हैं, तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, ये नॉर्मल हो गया, यहाँ से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इमेज बना, आइए थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, थोड़ा सा और नीचे इसको करते हैं, ऐसे रह गई, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी बेंड होगी, हल्की सी, सपोज ऐसे बेंड हो गई, और ये समझो कि आपकी आँख जो है इतनी बड़ी है कि वो आँख के अंदर ही जा रही है। हालांकि इसको पैरेशियल रे के लिए पढ़ा जाता है कि रे काफी पास में होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सेस के, ठीक है, तो काफी पास में होगी तो वैसे बनाएंगे तो अच्छा से नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा दूर बनाया गया है। और ये आपकी आंख है जो इतनी बड़ी है कि उसमें रे जा सकती है, ठीक है, तो इमेज कहाँ दिखेगा इसका, इसका यहाँ पे इमेज दिखेगा, और इस हाइट को बोला जाता है डी डैश, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने मान लीजिए बोला डी, ठीक। ये एंगल अगर आई है तो ये भी एंगल क्या होगा, आई, और ये एंगल अगर आर है तो ये भी एंगल आर होगा, इसको लिख देते हैं एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ठीक। अब इस नेस को लगाते हैं, तो यहाँ का हम मान लेते हैं म्यू1 और यहाँ मान लेते हैं म्यू1, तो लिखा जाएगा म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, म्यू1 तो म्यू1 ही मान लेते हैं, और साइन आई को हम लिखेंगे tan आई, क्योंकि आई एंड आर वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है, कैसे हैं, बहुत स्मॉल, तो साइन आई को लिखा जा सकता है tan आई, ठीक है, और साइन आर को लिखा जा सकता है tan आर, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि tan आई इज इक्वल टू म्यू2 इंटू tan आर, ठीक है, तो tan आई अगर आप देखोगे आई ये है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है x, और बेस कितना है d, तो यहाँ पर लिखा जाएगा म्यू1 इज इक्वल टू एक्स बाई डी इज इक्वल टू म्यू2 tan आर, tan आर के लिए देखोगे तो x है और d डैश है, यहाँ लिखा जाएगा x बाई डी डैश, x से x कट गया और आया d डैश बाई डी इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, ठीक है, और d डैश को बोला जाएगा एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और d को बोला जाएगा रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 होता है, ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था, एपरेंट डेप्थ बाय
रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब म्यू टू है क्या? म्यू टू वो है जिसमें रे जा रही है, और म्यू वन वो है जिसमें से रे आ रही है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि म्यू वन वो है जिसमें इंसिडेंट रे है, और म्यू टू वो है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि म्यू टू उसको लिया जाता है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है, और म्यू वन उसको लिया जाता है जिसमें इंसिडेंट रे होती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, तो एपरेंट डिटेक्टिव बाई रियल डिटेक्टिव बराबर कितना है? म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मिटाते हैं यहाँ से। क्लियर है सबको? कोई डाउट? ठीक है, आज वीडियो की इतना ही रखते हैं, आगे बाकी कल